हमारे साथ श्री महाकाल तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री महाकाल तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री महाकाल तो किस बात की चिंता। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। नमस्कार दोस्तों, मैं विवेकानंद मिश्रा, जनपद देवरिया, उत्तर प्रदेश से। कैसे हैं आप लोग? बताइए कैसे हैं आप लोग? इस समय जो भी प्यारे प्यारे बच्चे हमारे चैनल पे जुड़ रहे हैं, उन बच्चों को बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद। 2024 की जो बोर्ड की परीक्षा के लिए बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो कक्षा 12वीं में पढ़ रहे हैं, उन सभी बच्चों को हमारे तरफ से बहुत सारा आशीर्वाद। और जो भी हमारे जो है कि शिक्षक बंधु और प्रधानाचार्यगण जुड़ते हैं, उन सभी लोगों को हमारे तरफ से हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। आइए हम लोग अपना आज का चैप्टर शुरू करते हैं, भाषा और आधुनिकता। आज का हम लोग का जो 6वां चैप्टर है, भाषा और आधुनिकता। यह पार्ट 6 है, जिसको लिखे हैं हमारे प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी साहब ने। यह जो है आंध्र प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। दक्षिण भारत के रहने वाले थे, साउथ के रहने वाले थे, लेकिन हिंदी पर इनकी इतनी अच्छी पकड़ थी कि इन्होंने हिंदी भाषा तो लिखे ही, अपने भाषाओं में मलयालम, तमिल, तेलुगु, अन्य भाषाओं में उन्होंने साहित्य को लिखा है। और यह सबसे बड़ी बात है कि विज्ञान वर्ग के जो बच्चे हैं, कला वर्ग के जो बच्चे हैं और कॉमर्स वर्ग के जो बच्चे हैं, जो बच्चे तीनों वर्ग के हैं, तीनों लोगों को ये चैप्टर पढ़ना है। और तीनों लोगों के लिए, विज्ञान वर्ग यानी जो साइंस साइड के बच्चे हैं, और कला वर्ग यानी जो आर्ट साइड के बच्चे हैं, और जो कॉमर्स के हैं, वह बच्चे, सभी बच्चे जो है इनको पढ़ना अनिवार्य है। तो पाठ शुरू करने के पहले एक छोटा सा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जो बच्चे नए आए हैं चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, और बेल आइकन की जो घंटी होती है उसको दबाने के बाद जो सबसे ऊपर लिखा रहता है ऑल, उसको आप क्लिक कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच जाए और आप 2024 की बोर्ड की परीक्षा में 90+ नंबर लाएं। यही इस चैनल का उद्देश्य है, यही हमारा प्रयास है कि जितने बच्चे जो है कि हिंदी में फेल हो रहे हैं, यह देख करके मुझे बहुत दुख हुआ, मेरे हृदय की बहुत पीड़ा हुआ, बहुत कष्ट हुआ। और तब जाकर के मैंने हिंदी पढ़ाना शुरू किया कि अपने उत्तर प्रदेश के बच्चे हिंदी में फेल न हो। यह मेरा उद्देश्य है और इस चैनल का यही उद्देश्य है। तो आइए हम लोग अपना शुरू करते हैं, भाषा और आधुनिकता। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी के द्वारा लिखा हुआ एक बहुत ही सशक्त निबंध है, जो भाषा के बारे में बताया जा रहा है कि किस तरह से भाषा में आधुनिकता आनी चाहिए, तब जाकर के उस भाषा का महत्व क्या होगा, बढ़ेगा। मैं एक चीज आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि मैं किताब से पढ़ाता हूं, मैं कोई हवाई बातें नहीं आप लोगों से करता हूं, जमीन का हूं, जमीन की बातें करता हूं, मैं किताब से पढ़ाता हूं। और आप भी अपने पास किताब रख लीजिए, किसी भी प्रकाशन की किताब हो, एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। और आप अपने साथ पेंसिल जरूर रख लीजिए। अगर ना आपके पास पेंसिल हो तो कोई कॉपी ले लीजिए, उस पे जो कठिन कठिन शब्द है उनको आप लिख लीजिए, ताकि इसकी जब व्याख्या करेंगे, जब इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, तो आपके लिए आसानी रहेगी। एक चीज मैं और आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जब तक आपको व्याख्या समझ में नहीं आएगी, तब तक इस पर आधारित आप कोई भी प्रश्न उत्तर नहीं लिख सकते हैं। मैं बहुत पहले ही आप लोगों को बता चुका हूं कि 5 प्रश्न देता है। कितना प्रश्न देता है? 5। और 2 नंबर का एक प्रश्न होता है। एक एक प्रश्न 2 नंबर का होगा। 5 प्रश्न देगा और 2 नंबर का एक प्रश्न होगा, यानी गद्यांशों पर आधारित आपको 10 नंबर मिलेंगे। जो गद्यांश है उस पर कितने नंबर मिलेंगे? 10 नंबर मिलेंगे। तो इसलिए पेपर का सबसे ज्यादा नंबर वाला यह है गद्यांश।
इसलिए जब तक आप व्याख्या नहीं करेंगे तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आप व्याख्या को बहुत ही समझने का प्रयास करिए। और एक चीज और बता देना चाहता हूं, परीक्षा की दृष्टि से यह लेसन क्या है, परीक्षा की दृष्टि से लेसन क्या है, इम्पोर्टेंट है। परीक्षा की दृष्टि से ये इम्पोर्टेंट लेसन है। मैं 3 लेसनों को आप लोगों को बताता हूं, अपनी श्रेणी में इंपॉर्टेंट की जगह पे रखता हूं। 2 तो वेरी इंपॉर्टेंट लेसन है। जो पहला चैप्टर है राष्ट्र का स्वरूप, वो वेरी इंपॉर्टेंट लेसन है। और जो दूसरा लेसन है जो अभी अभी खत्म हुआ है हमारे देखने से, अशोक का फूल, ये दोनों लेसन वेरी इंपॉर्टेंट लेसन है, जो परीक्षा में आपको पूछेगा ही पूछेगा, कंफर्म है। और तीसरा पे हमारा इंपॉर्टेंट आता है भाषा और आधुनिकता। तो इसलिए इस श्लोक की व्याख्या आप लोग बहुत ही आराम से और आसानी से समझाऊंगा और आप पढ़िए। किसी भी क्षेत्र में रमणीयता, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र का मतलब क्या होता है, किसी भी क्षेत्र में रमणीयता का मतलब होता है प्रेम हो, उसमें मधुरता हो, तब जाकर के रमणीयता का मतलब होता है प्रेम। किसी भी क्षेत्र में प्रेम हो, सुंदरता हो के लिए। नित्य मतलब रोज, नूतनता का मतलब होता है नया नया, नए नए चीजों की आवश्यकता होती है किसी भी क्षेत्र में। नए नए प्रेम से किसी भी क्षेत्र में नए नए चीजों की क्या होती है, आवश्यकता होती है। इसी को दृष्टि में रख करके हमारे माघ जो कवि हैं, कवि कौन है, माघ जो कवि हैं, जो संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान हुए, उन्होंने क्या कहा आगे, क्षमे क्षणे 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 यत्र वात्र मुत्ते दतैव रूप रमणीयताय। इसका मतलब क्या है, क्षणे क्षणे, हर क्षण हर पल कुछ नया करना चाहिए, कुछ नया होना चाहिए। हर पल हर क्षण कुछ न कुछ नया होते रहना चाहिए। यही प्रेम है, तभी तो प्रेम हो पाएगा। अगर एक बात बताइए कि एक ही व्यक्ति ये बताइए कुछ नया नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा, चलेगा? आप पढ़ लिख करके क्या हो जाएंगे, एक डॉक्टर बन जाएंगे, इंजीनियर बन जाएंगे, टीचर बन जाएंगे, शिक्षक बन जाएंगे, एक बहुत बड़े बिजनेसमैन बन जाएंगे। और आपकी जो भाषा है, जो आपकी बोली है, जैसे मैं बोल रहा हूँ, वह बोली जो है अच्छी ना हो, वह भाषा अच्छी ना हो, तो आपका पढ़ना लिखना क्या है, बेकार है। आजकल के जो मॉडर्न युग के बच्चे हैं वो अपनी भाषा को ऐसे बोलते हैं जैसे लगता है कि बाण फेंक रहे हों। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी भाषा मधुर होनी चाहिए, मुलायम होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति वही कह रहा है कि भाषा में हमेशा नित्य प्रतिदिन परिवर्तन होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि कोई कपड़ा आप एक रोज पहने, जैसे मैं ही हूँ, मैं अपना एक रोज ही कपड़ा एक ही पहनूं तो क्या अच्छा लगेगा? आप लोग रोज ही एक ही कपड़ा पहने तो आप लोगों को क्या अच्छा लगेगा, आप बताइए? अच्छा लगेगा? अगर आपको पर्टिकुलर खाना एक ही मिले, जैसे मान लीजिए सुबह मम्मी नाश्ता लाओ, नाश्ता आपको आ गया, नाश्ते में आपको आलू परवल की सब्जी मिल गई और रोटी मिल गई। दोपहर के खाने में आपको फिर रोटी सब्जी मिल गई, चावल मिल गया, दाल मिल गया। फिर शाम के भोजन में भी वही आलू परवल की सब्जी मिल गई। ठीक है भाई, अगर वही सब्जी आपको अगले दिन भी सुबह मिले तो आप क्या करेंगे, आपको कैसा लगेगा? इसलिए हमारे भाषा में नित्य यानी रोज रोज कुछ न कुछ नए नए परिवर्तन आने चाहिए। इसी को माघ भी कहें। माघ एक बहुत बड़े संस्कृत के कवि हुए। आगे देखिए, रमणीयता और नित्य नूतनता अन्योनाश्रित है। रमणीयता के अभाव में कोई भी चीज मान्य नहीं होती। नित्य नूतन किसी भी सर्जक की मौलिक उपलब्धि की प्रामाणिकता को सूचित करती है और उसकी अनुपस्थिति में कोई भी चीज वस्तुतः जनता और समाज के द्वारा स्वीकार नहीं होती। कितना अच्छा स्टेटमेंट है, इसको आप लोग देखिए कि रमणीयता, अभी मैं बताया रमणीयता मतलब प्रेम और सुंदरता में नित्य मतलब रोज, नूतनता मतलब नया नया, आश्रित एक दूसरे पर निर्भर होकर के, ये जो सुंदरता है, ये जो नयापन है, ये जो रूप है, एक दूसरे पर आश्रित होकर के रमणीयता के अभाव में, रमणीयता मतलब प्रेम और सुंदरता के अभाव में कोई भी चीज मान्य नहीं होती, उसको अमान्य कर दिया जाता है। नित्य, नित्य मतलब रोज, नूतनता का मतलब होता है नया। किसी भी सर्जक, सर्जक मतलब जो जिसका सृजन करे, जो जिसका निर्माण करे, बनाने वाले को हम सर्जक कहते हैं।
कि मौलिक उपलब्धि ही उसकी प्रामाणिकता को सूचित करती है। प्रामाणिकता का मतलब उसकी गारंटी, उसके गारंटी को क्या करती है, सूचित करती है। और उसकी अनुपस्थिति में, अगर वो अनुपस्थिति है तो कोई भी चीज वस्तुतः जनता और समाज के द्वारा स्वीकार नहीं की जाएगी। अगर उस चीज में कोई चीज नयापन नहीं है, नई नई चीजों में बदलाव नहीं हो रहा है, तो उसको हमारी जो जनता है वो स्वीकार नहीं करेगी। आप देखिएगा हमेशा नए नए चीजों का परिवर्तन होता रहता है, सिलेबस का परिवर्तन होता रहता है, गाड़ियों का परिवर्तन होता रहता है, घर के मॉडल के परिवर्तन होते रहते हैं। तो हर चीज क्या है, परिवर्तन होता रहता है। अगर इसको परिवर्तन न किया जाए तो ये हमारा जो समाज है, ये जो हमारी सोसाइटी है, इसको कभी भी स्वीकार नहीं करेगी। वही है, भाषा में आधुनिकता होनी चाहिए। चैप्टर का यही नाम है, जो हमारी भाषा है, जो हम बोलते हैं, आप बोलते हैं, इसमें आधुनिकता होनी चाहिए। उसी पर प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी ने बहुत ही एक सुंदर और सशक्त निबंध लिखे हैं। सड़ी गली मान्यताओं में जकड़ा हुआ समाज जैसे आगे नहीं बढ़ पाता, वैसे ही पुरानी रीतियों और शैलियों की परंपरागत लीक पर चलने वाली भाषा भी जन चेतना को गति देने में प्राय क्या होती है, असमर्थ रह जाती है। हमारा लेखक क्या कह रहा है, सड़ी गली जो मान्यताएं, सड़ी गली मान्यताएं मतलब जो हमारी पुरानी परंपराएं हैं, जैसे मान लीजिए सती प्रथा हो गया, बाल विवाह हो गया। आज के समय में ये सती प्रथा लाया जाए कि तुम्हारा पति मर गया है, तुम भी चलो सती हो जाए, छोटी छोटी बालिकाओं का जो है कि शादी आज के जमाने में किया जाए। ये जो हमारी जो पुरानी मान्यताएं हैं, जो सड़ी गली मान्यता हैं, उसमें मनुष्य बिल्कुल बंधा हुआ है। मनुष्य क्या हुआ, उसमें बिल्कुल जकड़ा हुआ है। समाज आगे कैसे बढ़ पाएगा, समाज आगे नहीं बढ़ पाएगा जब हम अपने समाज में इन जकड़ी हुई मान्यताओं, इन जो है पुरानी मान्यताओं, पुरानी परंपराओं से हम अगर बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक हमारा जो है विकास नहीं होगा, हमारी भाषा का विकास नहीं होगा, और तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। वैसे ही जैसे पुरानी रीतियों और शैलियों की परंपरागत, हमारी जो पुरानी शैलियां हैं, जो हमारी पुरानी परंपराएं हैं, उसके लीक यानी उसके रास्ते पर चलने वाली भी भाषा भी जन चेतना को गति देने में प्राय असमर्थ है। जो पुरानी परंपराएं बनी हुई है, जो पुरानी हमारी भाषाएं बनी हुई है, पुरानी जो हमारे लैंग्वेज बने हुए हैं, उस पर अगर हम चलेंगे तो हमारी भाषा क्या हो जाएगी, असमर्थ हो जाएगी। वो आगे क्या हो जाएगी, बढ़ नहीं पाएगी। भाषा समूचे युग की चेतना की अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है। अभिव्यक्ति का मतलब बोली। अगर किसी से अपनी बात को कहना है, किसी भी व्यक्ति से अपनी बात को रखना है, तो हम अपने अंदर हमारी जो भावना है, जो हमारी अभिव्यक्ति है, हम अपने सामने वाले से कहेंगे, सामने वाला हमसे कहेगा। तो कहने के लिए किसका प्रयोग होगा, भाषा का प्रयोग होगा। वह कोई भी भाषा हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, कोई भी भाषा हो, कोई भी लैंग्वेज हो, वो अपनी भाषा का क्या करेगा, प्रयोग करेगा, और अपनी भाषा से वो क्या कहेगा, अभिव्यक्त कहेगा। अभिव्यक्त करने का एक बहुत ही मजबूत, सशक्त मतलब होता है बहुत ही मजबूत, पावरफुल क्या चीज है, भाषा है। अगर भाषा न रहे तो हम अपने व्यक्ति को अभिभूत कैसे कर सकते हैं। किसी गूंगे व्यक्ति को देखिएगा, उसके हृदय में बहुत सी भावनाएं रहती हैं, बहुत कुछ चीजें रहती हैं, लेकिन वो व्यक्त नहीं कर पाता है। क्यों, क्योंकि वो व्यक्त करना चाहता है, लेकिन उसकी जो वाणी है वो भाषा को बोलने नहीं देती है। तो एक बहुत ही मजबूत माध्यम है भाषा। अगर भाषा न रहे तो हम आपसे नहीं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं भाषा ही तो बोल रहा हूं, यही भाषा है। और ऐसी सशक्त तभी वो अर्जित कर सकती है। ये जो भाषा है सशक्त माने मजबूत तभी कर सकती है। अर्जित करने का मतलब होता है इकट्ठा करना। उसको तभी इकट्ठा कर सकती है जब वो अपने युगानुकूल सही मुहावरों को ग्रहण कर सके। युगानुकूल मतलब क्या होता है, अपने युग के अनुकूल, अपने समय के अनुकूल, अपने टाइम के अनुकूल अगर वह मुहावरों को, मुहावरों का मतलब क्या होता है भाई, कौन बताएगा, बोलिए। मुहावरों का मतलब होता है उदाहरण। जैसे उदाहरण होता है कि उदाहरण के माध्यम से वह जब तक उसको सीख नहीं पाएगी, जब तक वो ले नहीं पाएगी, जब तक वो ग्रहण नहीं कर पाएगी। भाषा सामाजिक भाव का प्रकटीकरण की सुबोधता के लिए ही उद्दिष्ट है। उसके अतिरिक्त उसकी जरूरत
की दुर्वता का परिहार करने में ही निहित है। भाषा सामाजिक भाव का प्रकटीकरण की सुबोधता के लिए उद्दिष्ट है, उसके अतिरिक्त उसकी जरूरत ही सोची नहीं जाती। भाषा क्या है? सामाजिक भाव को, अपने सामाजिक भाव को प्रकटीकरण का मतलब होता है प्रकट करना, एक दूसरे के सामने प्रकट करना, करने की जो सुबोधता होती है। सुबोधता मतलब हम किसी भी चीज को आसानी से, जैसे मान लीजिए मैं पढ़ा रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं? पढ़ा रहा हूं, अपनी भाषा को मैं पढ़ा रहा हूं। सामाजिकता मतलब समाज के लिए पढ़ा रहा हूं, और मैं अपने भाषा को आसानी से, सुबोधता का मतलब होता है आसानी से। अगर मैं अपनी भाषा को आप लोगों के समझ अगर आसानी से नहीं पहुंचा पाऊंगा, अगर आसानी से मैं अपनी भाषा को आप लोगों को नहीं समझा पाऊंगा, तो इसके लिए उद्दिष्ट, उद्दिष्ट का मतलब क्या होता है? इसका यही उद्देश्य है कि मैं अपनी, देखिए फिर से एक बार समझिए इस चीज को, भाषा सामाजिक भाव प्रकटन की सुबोधन के लिए उद्दिष्ट है। देखिए, जो भाषा की उपयोगिता होती है वह मैं आसानी से आपके पास पहुंचा दूं, यही भाषा का उद्देश्य होता है। और पहुंचाने वाले का भी यही उद्देश्य होना चाहिए कि वह अपनी भाषा को आसानी से पाठकों के पास या सुनने के पास पहुंचा सके। समझ में आ रहा है आप लोगों को? इसके अतिरिक्त उसकी जरूरत ही क्या है? इसके अलावा उसकी जरूरत नहीं है। भाषा का यही काम है कि हम पहुंचा दिए, भाषा का काम खत्म हो गया। इस उपयोगिता की सार्थकता समसामयिक सामाजिक चेतना में प्राप्त दृष्टव्य अनेक प्रकारों की समलिप्तताओं की दूरता का परिहार करने में ही निहित है। लेखक क्या कह रहा है? इस उपयोगिता की सार्थकता, इसमें यही सार्थकता है, यही सार्थक है कि समसामयिक, समसामयिक का मतलब होता है वर्तमान, लेटेस्ट, करंट। करंट जो सामाजिक चेतना है, समाज में जो चेतना फैल रही है, उससे प्राप्त दृष्टव्य, दृष्टव्य मतलब उसको देखा जाए, उसको देखने के योग्य समझा जाए, जो वर्तमान का है। अनेक प्रकारों की संलिष्टताओं, संश्लिष्टताओं यानी मिलजुल करके कार्य करना, सबको मिलजुल करके इस पे कार्य करना है। कि दुर्यता, दुर्यता का मतलब होता है कठिनता, इस कठिनता को परिहार करने में ही निहित है। परिहार मतलब इस कठिनता को समाप्त करने में ही निहित है। इसको हम लोग क्या करें? समाप्त कर दें। कभी कभी अन्य संस्कृतियों के प्रभाव से, कभी कभी ऐसा होता है कि अन्य जो संस्कृतियां होती हैं, जब उसके प्रभाव से और अन्य जातियों के संसर्ग से भाषा में नए नए शब्दों का प्रवेश होता है। लेखक क्या कह रहा है? कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग जब नई नई संस्कृतियों के प्रभाव में और अन्य जातियों के संसर्ग में, संसर्ग का मतलब होता है उनके जब संपर्क में आते हैं, आप लोग देखे होंगे संपर्क में आते हैं तो भाषा नए नए शब्दों में प्रवेश होती है। जैसे मान लीजिए आप महाराष्ट्र में जाइए, गुजरात में जाइए या कहीं नए प्रदेशों में जाइए, तो वहाँ की भाषाएं कुछ आप जरूर सीख करके आते हैं। जैसे मैं जब पढ़ रहा था, बीएड कर रहा था, तो फैजाबाद में था, तो वहाँ के जो गोंडा के लड़के थे, तो उनकी एक भाषा मैंने बहुत सी भाषाएं सीख गए। जैसे हम लोग पूछते थे तुम्हारे भैया कहाँ हैं, तो कहते थे भैया ओल गए। ये भी भाषा ही है, वहाँ की भाषा है। भैया क्या कर रहे हैं? कपड़ा छाट रहे हैं, यानी कपड़ा खींचने को, कपड़ा साफ करने को कपड़ा छाटना कहते हैं। इसी तरह से हम कई भाषाओं को एक दूसरे में प्रवेश हो जाता है, मिल जाती है। और इन शब्दों के सही सही पर्यायवाची शब्द, अगर इन शब्दों का अगर हम पर्यायवाची शब्द अपनी भाषा में प्राप्त न हो, तो उन्हें वैसे ही अपनी भाषा में स्वीकार करने में किसी भी भाषा को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अब बताइए, हमको कोई दूसरी जो भाषा है, उस भाषा का अगर हम हिंदी में उसका शब्द खोजें तो हमको मिल पाएगा? हाँ, मान लीजिए इस पेन का हम हिंदी में भाषा खोजें तो क्या मिलेगा? नहीं मिल पाएगा। हम मोबाइल का हिंदी में खोजें तो मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। हम रिक्शा का हिंदी में खोजें तो मिल पाएगा? नहीं मिलेगा। लोटा को मिल पाए, लोटा फारसी शब्द है, बोलिए। रिक्शा जापानी भाषा है, मोबाइल हुआ, ट्रेन हुआ, आदि जो चीजें हैं उसको हम अपने अनुसार अपने भाषा में क्या करते हैं? समाहित कर लेते हैं, उसको उसी तरह से अपना लेते हैं। हम उस भाषा में उसको अपने यहाँ ट्रांसलेशन नहीं करते हैं, बिल्कुल नहीं करते हैं। उस भाषा को हम क्या करते हैं?
वैसे ही अपना लेना ही भाषा में आधुनिकता कहलाती है। यही भाषा की आधुनिकता होती है। अगर वो भाषा को हमने अपने भाषा में समाहित कर लिया, मिला लिया, एक्सेप्ट कर लिया, तो यही क्या है, भाषा की आधुनिकता है। भाषा की सजीवता इस नवीनता को पूर्णतः आत्मसात करने पर निर्भर करती है। भाषा की सजीवता, सजीवता का मतलब क्या होता है, बिल्कुल उसमें जीवन हो, नवीनता यानी नए रूपों में पूर्णतः पूर्ण रूप से आत्मसात। आत्मसात का मतलब होता है ग्रहण करना। अगर उसको ग्रहण करने पर भी निर्भर करती है कि हम उस भाषा को अपने में ग्रहण कर ले रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। भाषा म्यूजियम की कोई वस्तु नहीं है। भाषा कोई ऐसी वस्तु नहीं है कि किसी इसको म्यूजियम में रखा जाए, किसी संग्रहालय में रखा जाए। म्यूजियम का अंग्रेजी शब्द है म्यूजियम, इसको हिंदी में हम कहेंगे संग्रहालय। संग्रहालय, देखिए मैं लिख दे रहा हूं, इसको हम लोग क्या कहेंगे, संग्रहालय। जहां पे कोई चीज इकट्ठा करके रखी रहती है, तो हमारी जो भाषा है वो संग्रहालय की वस्तु नहीं है। उसकी स्वतः सिद्ध एक सहज गति है जो सदैव नित्य नूतनता को ग्रहण करते चली जाती है। क्या कह रहा है हमारा लेखक, उसकी स्वतः सिद्ध एक सहज मतलब होता है आसान, गति मतलब चलते रहना। हमारी भाषा में गति है, हमारी भाषा चलती रहती है, जो सदैव नित्य मतलब रोज नूतनता यानी नए चीजों को ग्रहण कर चलने वाली है। हमारी जो भाषा है रोज रोज नए नए चीजों को ग्रहण करके वह गति करती है, चलती रहती है। यह हमारी क्या है, भाषा है। हमारे रेड्डी जी कह रहे हैं कि भाषा स्वयं संस्कृति का एक अटूट अंग है। हमारी भाषा क्या है, संस्कृति का एक अटूट अंग है। अटूट का मतलब जो कभी टूट नहीं सकता। अटूट का यही मतलब होता है कि जो कभी टूटे ना, यही अटूट है। संस्कृति परंपरा से निश्रित, निश्रित का मतलब क्या होता है, निकलने वाली। हमारी जो संस्कृति की परंपरा है उससे निकलने वाली होने पर ही परिवर्तनशीलता और गतिशीलता है। उसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण उद्भूत नई संस्कृति हलचलों को शाब्दिक रूप से देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है। इसके लिए नए प्रयोग की नई नई योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए नए शब्दों की खोज महती आवश्यकता है। हमारा लेखक क्या कह रहा है कि भाषा स्वयं में एक संस्कृति है। संस्कृति परंपरा से निश्रित होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है। परिवर्तनशील का मतलब क्या होता है, बदलना। गतिशील का मतलब होता है चलना। ये हमारी जो संस्कृति की जो परंपरा है वो एक जगह से दूसरे जगह जाती है। यूपी के लोग अगर गुजरात जाएंगे तो अपनी संस्कृति और परंपरा को लेकर के जाएंगे। जैसे छठ मनाने वहाँ के लोग जा रहते हैं तो वहीं छठ मनाते हैं, महाराष्ट्र में मनाते हैं। लेकिन जो हमारी जो संस्कृति की परंपरा निश्चित मतलब जो है उससे बाहर निकल जाती है। देखिए हमारे यहाँ छठ पूजा मनाया जाता है, संकटा माता की पूजा होती है, शादी विवाह होता है, जो ये सब पारंपरिक भाषाओं में होता है। हमारे पंडित जी आते हैं, हमारे यहाँ कथा करवाते हैं, शादी करवाते हैं। क्या वो हिंदी में करवाते हैं? नहीं, वो संस्कृत में करवाते हैं। लेकिन क्या पूजा संस्कृत में ही की जा सकती है? नहीं। हमारे यहाँ की जो माताएं बहनें होती हैं वो छठ पूजा करती हैं। छठ पूजा में बहुत अच्छे अच्छे पारंपरिक गीत अपना गाती हैं। संकटा माता की पूजा करती हैं, उसमें अपना पारंपरिक गीत गाती हैं। जो शादी विवाह होता है उसमें बहुत सी पारंपरिक गीत गाती हैं। शादी में जैसे भसुर जाता है उसके लिए बहुत अच्छे अच्छे गीत गाती हैं, समधी के लिए अच्छी अच्छी गीत गाती हैं। ये सब क्या है, हमारी परंपरागत भाषाएं हैं जो परंपराओं से चली आ रही है। इसमें परिवर्तनशील और एक गतिशील है। उसकी गति विज्ञान की प्रगति से जोड़ी जानी चाहिए। जो ये परंपरागत हमारी गीतें हैं इसको विज्ञान से जोड़ देना चाहिए। जब इसमें विज्ञान भी जुड़ जाएगा ना तो इसमें नयापन आ जाएगा, इसमें ताजगी आ जाएगी। हमारा लेखक ये कह रहा है तब जाकर के उसकी और क्या होगी, प्रगति होगी। तब जाकर के उस भाषा का और क्या होगा, विकास होगा।
वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण अद्भुत नई संस्कृतियां हलचलों को शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है। लेखक क्या कर रहा है, वैज्ञानिक जो आविष्कार हैं उसके प्रभाव के कारण, जो हमारे वैज्ञानिक ने जो नए नए खोज किए हैं, जो नए नए आविष्कार किए हैं, उसके प्रभाव के कारण उद्भूत, उद्भूत का मतलब होता है उत्पन्न हुई हैं, नई नई चीजें क्या हुई हैं, उत्पन्न हुई है। नई सांस्कृतिक हलचलों, हमारे संस्कृति में नई नई चीजों का हलचल हुआ है को शाब्दिक रूप यानी शब्दों में उसका रूप अगर देना हो, शब्दों में रूप देना हो, तो भाषा के परंपरागत प्रयोग, जो भाषा की परंपरागत प्रयोग है, जो भाषाओं में परंपरा के द्वारा प्रयोग किया जाता है, वह पर्याप्त नहीं है। हमारा लेखक कह रहा है कि ये जो भाषा में प्रयोग होती है परंपराएं, यह बिल्कुल पर्याप्त नहीं है, यानी कहने का मतलब है ये कम है। इसके लिए नए नए प्रयोग, इसके लिए क्या करना चाहिए, हम लोग को नया नया एक्सपीरियंस करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। नई नई भाव योजनाओं को, जो नई नई योजनाएं हैं उसको व्यक्त करने के लिए, उसको लाने के लिए नए नए शब्दों की खोज करने की महती आवश्यकता है। महती आवश्यकता का मतलब होता है, महती का मतलब होता है महत्वपूर्ण आवश्यकता है, तब जाकर के हमारे भाषा में क्या होगा, आधुनिकता आएगी। अगले पैराग्राफ में हमारा लेखक क्या कह रहा है, अब प्रश्न यह उठता है कि भाषा में परिवर्तन कैसे संभव हो, यत्न साध्य अथवा सहज सिद्ध। हमारे भाषा में इसका परिवर्तन कैसे किया जाए, यत्न साध्य यानी प्रयास करके इसका किया जाए, मेहनत करके इसका प्रयास किया जाए। यत्न साध्य का मतलब होता है प्रयास करना या मेहनत करना, और सहज सिद्ध होता है कोई चीज हमको आसानी से मिल जाए। हमारे दादा परदादा, हमारे पिताजी के द्वारा दी गई चीजों को जब हमको आसानी से मिल जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, सहजता से मिल गया, आसानी से मिल गया, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सहज सिद्ध। यत्न साध्य से हमारा तात्पर्य है कि भाषा को युगानुकूल बनाने के लिए, युगानुकूल का मतलब होता है युग, समय के अनुकूल, यानी जो युग चल रहा है इस समय, जो टाइम चल रहा है, जो समय चल रहा है, इसके अनुकूल बनाने के पीछे किसी विशेष व्यक्ति, इम्पोर्टेंट व्यक्ति अथवा किसी समूह का प्रयत्न होना आवश्यक है। जब तक कोई विशेष व्यक्ति, कोई इम्पोर्टेंट व्यक्ति, वीआईपी व्यक्ति या कोई समूह मिलकर के इस पे प्रयत्न यानी प्रयास नहीं करेगा, तब तक जो है प्रयास होना चाहिए। लेखक कह रहा है इसको मिला करके प्रयास होना चाहिए। सहज सिद्ध से यानी आसानी से आशय इतना ही है कि भाषा की गति स्वाभाविक होने के कारण यह किसी प्रयत्न विशेष की अपेक्षा नहीं रखती। कह रहा हमारा लेखक कि अगर हम प्रयास के द्वारा मेहनत करेंगे, हमारे समाज के अच्छे अच्छे लोग इस भाषाओं पे काम करेंगे या कोई समूह करेगा, तो जल्दी से जल्दी यह भाषाओं में क्या होगी, आधुनिकता आएगी। अगर इसको सहज के रूप में किया जाए यानी आसानी से किया जाए, तो थोड़ा बहुत इसमें स्वाभाविक रूप से थोड़ी बहुत गति होगी, यानी बहुत कम गति होगी हमारे भाषा में आधुनिकता की, लेकिन होगी, जरूर होगी, थोड़ी बहुत होगी, उपेक्षा नहीं रखती। यदि उपलब्ध भाषा, हमारे पास जो भाषाएं उपलब्ध हैं, उपलब्ध भाषा वैज्ञानिक अध्ययन, वैज्ञानिक आधारों पर अगर पर्याप्त अनुशीलन करे, हमन का मतलब क्या होता है, अनुकरण करे, तो पहले बात तो यह सिद्ध होती है, अगर उसका अनुकरण किया जाए, उससे सीखा जाए, तो यह बात सिद्ध होगी कि 18वीं शताब्दी में अंग्रेजी भाषा ने, 18वीं जो शताब्दी थी जो बीत गई, उसमें अंग्रेजी भाषा, और 20वीं शताब्दी में जापान की भाषा यानी जापानी भाषा ने इस नवीनीकरण की पद्धति को अपनी कोशिशों से संपन्न बनाया। यानी 18वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी में ये अंग्रेजी और जापानी लोगों ने नए नए शब्दों, नए नए भाषाओं को अपने भाषाओं में समाहित किया, और समाहित करके उन्होंने नई चीज़ों, नई पद्धति यानी नई विधियों को अपनाया। हर भाषा की अपनी खास प्रवृत्ति होती है। लेखक कह रहा है अपनी हर भाषा की कोई न कोई खास प्रवृत्ति होती है। प्रवृत्ति का मतलब कोई न कोई तरीका होता है,
शब्द निर्माण तथा अर्थ ग्रहण की दिशाओं में उसका अपना अलग रुख होता है। क्या कह रहा है? शब्द के निर्माण, जो शब्द का निर्माण होता है, शब्दों के निर्माण तथा उसके अर्थ ग्रहण, यानी उसका जो अर्थ होता है वह कैसे ग्रहण किया जाए। अर्थ ग्रहण का मतलब होता है उसके अर्थ को हम कैसे ग्रहण करें अपने अंदर, कि जो दिशा में उसका अपना अलग रुख होता है। दिशा में उसका अपना रुख का मतलब क्या होता है? रुख का मतलब उसकी दिशा, उसकी अपनी एक दिशा होती है पर्टिकुलर, उस विशेष प्रवृत्ति। प्रवृत्ति का मतलब क्या होता है? कौन बताएगा? उसकी जो विशेष प्रवृत्ति है, जो उसकी मन इच्छा है, उसके रुख यानी उसके तरीके को ध्यान में रखकर ही बिना उस भाषा की, किसी भी भाषा को बदलना है, उसमें आधुनिकता लाना है, उसी को कह रहा है कि उस भाषा की मूल यानी उस भाषा की जड़ और आत्मा को बिना विकृत किए, विकृत मतलब बिना बिगाड़े बनाएं। उसकी जो भाषा है उस भाषा को भी रहने दें, उसमें आधुनिकता भी लाएं, उसको विकृत न करें, उसकी आत्मा को न तोड़ें, बिल्कुल न तोड़ें। और अन्य भाषागत शब्दों को स्वीकार कर सकते हैं। अन्य भाषाओं को उसके साथ हम क्या कर सकते हैं? स्वीकार कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई कहता है कि रेल, रेल कहता है ना, तो अब कोई कहता है कि रेल को हिंदी में क्या कहता है? लौ पथगामिनी, लोहे पर चलने वाली। कुछ लोग इसका हिंदी बनाते हैं रेल को। कुछ लोग से पूछिए रेल का हिंदी क्या नाम है, तो लोग कह देंगे लौ पथगामिनी। सही नहीं है, बल्कि जहां तक मेरी नॉलेज में है ये सही नहीं है, क्योंकि किसी अन्य भाषा को अपने भाषा में समाहित करने के लिए, हिंदी भाषा में समाहित करने की कोई पर्यायवाची नहीं है। तो फिर हम रेल को लौ पथगामिनी कैसे बना सकते? कुछ लोग बनाए होंगे। दैनंदिनी सामाजिक व्यवहारों में हम कई ऐसे नवीन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो अंग्रेजी, अरबी, फारसी आदि विदेशी भाषाओं से उधार लिए गए हैं। देखिए लेखक कर, दैनंदिनी का मतलब होता है, आप लोग नोट कर लीजिए, रोज। रोज हम सामाजिक व्यवहार में कई ऐसे नवीन यानी नए नए शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं यानी प्रयोग करते हैं। जैसे अंग्रेजी भाषा हो, जैसे पेन है, मोबाइल लाओ जी, पेन लाओ जी, यह क्या है? अंग्रेजी भाषा है। अरबी भाषाओं का हम प्रयोग करते हैं। फारसी भाषा, जैसे लोटा में पानी लाओ, लोटा क्या है? फारसी भाषा है। आदि विदेशी भाषाओं से हम लोग उधार लिए हैं। ये सब विदेशी भाषाएं क्या है? उन भाषाओं को हम उधार लिए हैं। वैसे ही नए नए शब्दों का उधार लेकर के हम अपने भाषा में जस का तस उसको जो है समाहित कर लिए अपने हिंदी भाषा में, क्योंकि उन भाषाओं का हमारे हिंदी में कोई पर्यायवाची नहीं है। इसलिए अगर कोई आप लोगों से कहे मोबाइल का हिंदी ये है, कलम का हिंदी ये है, तो आप लोग समझ जाइएगा कि अधजल गगरी छलकत जाए। क्योंकि आप कहिएगा मैं पढ़ा हूं प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी के द्वारा लिखा हुआ भाषा और आधुनिकता चैप्टर पढ़ा हूं और मिश्रा सर इस लेसन को पढ़ाए हैं, तब जाकर के आप कॉन्फिडेंस से कहिएगा मैं भी इसको कॉन्फिडेंस के साथ ही कर रहा हूं। वैसे ही नए नए शब्दों का गठन, गठन मतलब बनाना, बनाने की अनजाने में अन्यास ही होती है। अनजाने में अन्यास, अन्यास मतलब होता है अचानक, अचानक ही ऐसे नए नए शब्द बन जाते हैं। अभी मान लीजिए कोरोना आया था, कोरोना शब्द कहाँ से बना? जहां पे कोरोना चला वहीं पे लोग उसका नाम रख दिए कोरोना। पूरे विश्व के लोग कोरोना कोरोना कहने लगे। अब पता चले चीन में उसका नाम कोरोना हो और अपने इंडिया में कुछ नाम और हो, अमेरिका में कुछ नाम और हो, तब तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। ऐसा नहीं होता है। ये शब्द अर्थात उन विदेशी भाषाओं से सीधे, ये जो शब्द हैं उन विदेशी भाषाओं से सीधे अविकृत, अविकृत का मतलब बिना बिगाड़े, उसमें किसी भी तरह के, मोबाइल को पूरे विश्व के लोग मोबाइल में जानते हैं, पेन को पूरे विश्व के लोग पेन में जानते हैं, उसमें अविकृत नहीं किया गया, मन किसी तरह का क्या किया गया, उसमें बिना बिगाड़े, शब्दों को कोई बिगाड़ा नहीं गया, ढंग से उधार लिए गए जो शब्द हैं, भले ही वो काम चलाऊं, ये जो शब्द उधार लिए गए भले ही हमारे जीवन में काम चलाऊं,
के माध्यम से प्रयुक्त हो। प्रयुक्त मतलब उसका हम प्रयोग करें। साहित्यिक दायरे में कदापि, साहित्य के क्षेत्र में कदापि ग्रहणीय नहीं है। जो साहित्य है, साहित्य हिंदी का जो क्षेत्र है, उसमें इसका ग्रहणीय नहीं है, ग्रहण करने योग्य नहीं है। यदि ग्रहण करना पड़े तो, इसको अपने अंदर लेना पड़े तो उन्हें भाषा की मूल प्रकृति के अनुरूप, अपनी भाषा की जो मूल प्रकृति है उसके अनुरूप साहित्यिक शुद्धता, साहित्य में क्या होनी चाहिए, शुद्धता प्रदान करनी पड़ेगी। उसमें क्या करनी पड़ेगी, शुद्धता प्रदान करनी पड़ेगी। यहाँ प्रयत्न की आवश्यकता प्रतीत होती है, यहाँ पे प्रयत्न करने की आवश्यकता मालूम होती है। हमारे रेड्डी जी कहते हैं कि और एक प्रश्न यह है कि कौन सी साहित्यिक शुद्धिकरण का जिम्मा अपने ऊपर लेगा। ये जो साहित्य में शुद्धिकरण है, जिसको शुद्ध किया जाए, इसका जिम्मा कौन लेगा। कोई लेने के लिए तैयार हो तब ना। हिंदी भाषा के नवीनीकरण यानी इसमें नया करने के लिए, शुद्धिकरण करने के लिए भारत सरकार ने अब तक बहुत से प्रयत्न किए हैं। इसके लिए सन 1950 में शास्त्रीय एवं तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना की थी। इसको सुधार करने के लिए हमारी भारत सरकार ने क्या की थी, 1950 में शास्त्रीय और तकनीकी शब्दावली आयोग का गठन किया था, जो विज्ञान की हर शाखा के क्षेत्र में, विज्ञान की हर शाखा मतलब फिजिक्स के क्षेत्र में, केमिस्ट्री के क्षेत्र में, है ना, सभी क्षेत्रों में क्या किया था, इसका जो है शब्दावली का निर्माण कर रही है। हिंदी साहित्य सम्मेलन जो प्रयागराज में है, ऐच्छिक संस्थाओं ने भी इस दिशा में कुछ महत्वपूर्ण काम किया। जो हमारी ऐच्छिक संस्थाएं हैं, हिंदी साहित्य सम्मेलन जो प्रयागराज की है, वो भी क्या किया, इस क्षेत्र में कुछ न कुछ काम किया, कुछ महत्वपूर्ण काम किए। राहुल संकृतायन और डॉक्टर रघुवीर जैसे मूर्धन्य मनुष्यों ने भी इस काम को पहले पहल अपनी अभिरुचि के कारण, अभिरुचि की मतलब क्या होती है, पसंद के कारण, अपनी पसंद के कारण अपने ऊपर लेकर गतिशील, गतिशील मतलब एक जगह से दूसरे जगह बनाए रखने की बहुत कोशिश की। वो लोग बहुत प्रयास किए। अब तक इस दिशा में जो कुछ भी कार्य हुआ है, हिंदी में आधुनिकता लाने का अब तक जो भी प्रयास हुआ है, अब तक जो भी कार्य हुआ है, वह अपर्याप्त है। अपर्याप्त का मतलब कम है, पर्याप्त नहीं है, बिल्कुल क्या है, वह अपर्याप्त है। क्योंकि यह कार्य अपनी शैशवाकालीन दशा से गुजरकर आगे बढ़ नहीं सका है। शैशवा काल का मतलब क्या होता है, बचपना। जो बचपना है, हमारी जो भाषा है, वह बचपना काल से क्या हो गया है, आगे बढ़ नहीं सका है। इसकी प्रगति के अवरोध में, अवरोध का मतलब होता है रुकावट। जो भाषा की आधुनिकता के सामने जो अवरोध है, जो उसकी आगे रुकावट है, वह दो वर्गों के कारण है। वो दो वर्ग कौन कौन है। प्रथम वर्ग है जो अपनी शुद्ध साहित्यिक दृष्टि के कारण, अपनी शुद्ध साहित्यिक दृष्टि के कारण आम प्रचलित उन पराये शब्दों को यथावत ग्रहण करने में संकोच करता है। प्रथम वर्ग कौन है, जो अपना साहित्यिक शुद्धिकरण है, जो साहित्यिक उनका व्याकरण है, जो सब कुछ है जिसमें प्रचलित है, उसमें वो क्या करता है, ग्रहण करने में, उसको स्वीकार करने में उसको क्या होता है, कठिनता प्रतीत होती है। वो चाहता है कि हम न लें। जैसे हमारे दादा भी सरसों ला दे तो हम भी सरसों ला देंगे, उसमें कुछ परिवर्तन नहीं करेंगे। जो हमारे दादा परदादाओं ने किया वही काम हम भी करेंगे, कुछ परिवर्तन नहीं करेंगे, उसको जो है कि नहीं लाते हैं, संकोच। दूसरा वह वर्ग है जो अपने विषय के परंपरागत होने पर भी साहित्यिक व भाषा वैज्ञानिक पृष्ठभूमि, पृष्ठभूमि मतलब उसकी जो निचली सतह होती है, के अभाव में, के कमी में उन प्रयुक्त विदेशी शब्दों को मानने में विकृत कर अपनी मातृभाषा में थोपना चाहता है। देखिए कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जो उसको अपने व्याकरण में चाहे किसी चीज़ में उसको सामने लगाने में उसको दिक्कत महसूस होती है, ग्रहण करने में संकोच करते हैं। दूसरा जो वर्ग है, वह दूसरा वर्ग ये कहता है कि हम अगर अपने साहित्य में और भाषा में इसको अपनाएंगे तो उसको क्या करेंगे, विकृत कर देंगे। विकृत का मतलब होता है उसको हम छिन्न भिन्न कर देंगे, तोड़ देंगे, उस भाषा को तोड़ करके अपने में क्या करेंगे, अपनाएंगे।
इन विदेशी भाषाओं को हम क्या करेंगे, अपनी मातृभाषा में जब हम लाएंगे तो उनको क्या करेंगे, विकृत कर देंगे। आजकल कई प्रादेशिक सरकारों ने अपनी प्रांतीय भाषाओं में, जो उनकी प्रांत की भाषाएं हैं, जैसे गुजरात की गुजराती भाषा है, महाराष्ट्र की महाराष्ट्री भाषा है, तमिल की तेलुगु भाषा है, बंगाल की बंगाली भाषा है, ये जितनी भी प्रदेश की भाषाएं हैं उसमें उच्च स्तरीय पाठ्य पुस्तकों के निर्माण के लिए कई आयोगों की स्थापना की है। उच्च यानी बड़ी बड़ी जो पुस्तकें हैं उनकी स्थापना करने के लिए बहुत से आयोगों की क्या किया है, वह गठन किया है, स्थापना की है। हम आशा करते हैं, यह मैं आशा करता हूं कि वे अपने आयोग उपर्युक्त उन बाधित तत्वों से हटकर, जो बाधा पहुंचाने वाले तत्व हैं, जो बाधा पहुंचा रहे हैं हमारे भाषा की आधुनिकता में, उन तत्वों से, उन वस्तुओं से हटकर अपना काम सुचारू रूप से बना सकें। अपना जो काम है वो क्या करें, सुचारू ढंग से बना सकें। आज का चैप्टर कैसा लगा? प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी के द्वारा लिखा हुआ भाषा और आधुनिकता का 12 का पाठ 6 है, जिसमें विज्ञान वर्ग, कला वर्ग और कॉमर्स वर्ग, ये तीनों वर्गों के लिए है और परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट लेसन है। आज की व्याख्या आप लोगों को कैसे लगी, कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा। अगला हम लोग का जो भाग है, क्योंकि ये जो भाषा और आधुनिकता है 2 भागों में बनेगी। भाग 1 मैं आज पढ़ा दिया, कल मैं भाग 2 आप लोगों को पढ़ाऊंगा। तब तक आप लोग मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और पढ़ाई पे विशेष ध्यान दीजिए। और चलते चलते मैं आप लोगों से एक और छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि प्लीज चैनल को, जो नए लोग आए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और जितना से जितना हो सके जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको शेयर करें, ताकि हिंदी विषय में हम लोगों को 90+ नंबर लाना है। इस साल 2024 की बोर्ड की परीक्षा में हम लोग को 90+ ला करके दिखाना है। ये मिश्रा सर का वादा है, मिश्रा सर का कॉन्फिडेंस है। तब तक मैं चलता हूं पार्ट 2 यानी भाग 2 की तैयारी करने के लिए। तब तक आप लोग अपने ख्याल रखिए। जय हिंद।